हेलो एवरीबॉडी। आज हम कर रहे हैं मॉडल ऑफ एटम्स। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि एटम के अंदर का मॉडल कैसा होता है। ठीक है, तो इसके पहले हमने वीडियोस में देखा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमें पता चली इसकी पहली वाली वीडियोस में। ठीक है, अब हमें क्या पता चलेगा कि एटम का मॉडल कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह एक एटम में अलाइंड होते हैं। ये बात हमें इस वाले वीडियो में पता चलेगी। तो जो एटम का मॉडल होता है उसे सबने अपने अपने तरीके से दिखाया कि एटम का मॉडल ऐसा होता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इस तरह अरेंज्ड होते हैं किसी भी एटम में। तो इनमें से सबसे पहला मॉडल था थॉमसन्स मॉडल। तो थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया कि एक एटम जो होता है उसका मॉडल एक जस्ट लाइक वाटरमेलन होता है ना। वाटरमेलन में जिस तरह सीड्स रहती है ना, ब्लैक सीड्स रहती हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन का काम करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का काम करती हैं वो, और जो रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर कह सकते हैं हम प्रोटॉन का काम करता है ना। ये उन्होंने अपने मॉडल में बताया। यानी कि उन्होंने मॉडल जो था इस तरह बताया कि एक स्फीयर होगा जिसके अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, और जो कुछ जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसके अलावा, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो रेस्ट स्पेस बचेगी उस स्फीयर में, वो हमारे प्रोटॉन्स की होगी। उन्होंने ऐसा बताया। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, यानी कि इलस्ट्रेट नहीं हुई, जस्टिफाई नहीं कर पाए वो, और उनका जो मॉडल था वो जस्टिफिकेशन वाला नहीं था। यानी कि हमें अप्रिशिएट, उनके जो मॉडल था उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो उनका जो मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो उनके मॉडल को कहीं कहीं लोग उनको टीज़ करने के लिए या फिर कह सकते हैं है ना, तो उसको उनके मॉडल को बहुत से नाम दिए गए हैं। जैसे कि वाटरमेलन तो उन्होंने कंपेयर किया था, तो वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं उनके मॉडल को। कोई कोई उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहता है, कोई कोई कहता है रेजिन पुडिंग। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रेजिन पुडिंग मॉडल बता दो, या फिर आपसे पूछ लेता है प्लम पुडिंग मॉडल को आप जस्टिफाई कीजिए, है ना। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए उसको क्या क्या कहा गया। तो रेजिन पुडिंग इसलिए कहा गया कि फॉर एग्जांपल पुडिंग यानी कि खीर के ऊपर रेजिन रहता है ना, किशमिश, है ना। तो किशमिश रहता है, तो किशमिश कहीं 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 रहता है, तो किशमिश जो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे, और जो पुडिंग होगा हमारा वो प्रोटॉन्स का काम करेगा। उन्होंने ऐसे उसको कंपेयर किया, यानी कि काइंड ऑफ उसको मतलब किडिंग उनके लिए कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट जो मॉडल था, क्योंकि हमारा प्रीवियस मॉडल जो था वो फेल हो गया था, तो और ने भी उसके लिए मॉडल निकाले। तो नेक्स्ट जो मॉडल था वो था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। यानी कि आज तक हम उसको पढ़ रहे हैं और हम एटम को उसी जो उन्होंने मॉडल बताया वही मॉडल हम देख रहे हैं, है ना। तो उनका मॉडल जो था काफ़ी हद तक कह सकते हैं, या फिर 100% भी कह सकते हैं सक्सेसफुल था। तो उन्होंने अपने मॉडल में एक एटम का मॉडल बताने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया कि एटम का जो मॉडल होता है वो ऐसा होता है। तो उन्होंने एटम के मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक गोल्ड एटम यानी कि गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड का एटम लिया। ठीक है, तो ऐसे एक एटम तो नहीं ले सकते हैं, तो फॉइल ली उन्होंने। जैसे कि हम घरों में एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉइल में एटम्स भी रहते हैं, तो जो छोटे छोटे इसमें एटम्स रहते हैं उसी की वो करें, क्योंकि एक स्पेसिफिक एटम लेके उसकी डिस्कवरी करना तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल था, है ना। तो उन्होंने गोल्ड का एक फॉइल लिया जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए गोल्ड का फॉइल देख करके तो हमें नहीं पता चलेगा कि एटम के अंदर उसके कैसे दिखता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे अल्फ़ा पार्टिकल्स से कोलाइड करवाया। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे? तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो सोर्स रहेगा, मैंने कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने लिया रेडियम। रेडियम जो होता है एक होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, आपने वैसे पढ़ा नहीं होगा अभी तक तो, मगर सुना होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव का मीनिंग होता है, रेडियो का मीनिंग होता है इसमें रेडिएशन एमिट करना। ठीक है, तो रेडिएशन जो एमिट करे उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव, है ना। जो भी चीज़ रेडिएशन एमिट करती है उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। तो इसमें रेडियो का मीनिंग है रेडिएशंस एंड एक्टिव का मीनिंग है एमिट, टू एमिट करना, है ना। तो ये हो गया हमारे रेडियो एक्टिव का मीनिंग। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने लिया ताकि वो क्या एमिट कर सके, अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें से एमिट कर सके। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं एक्चुअली, जब रेडियम यानी कि हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो जब बम्बार्ड करते हैं, फूटते हैं, तब वो 3 तरह के एलिमेंट्स देते हैं। एक देते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा।
3 तरीके के एलिमेंट्स देते हैं, उनमें से कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव या फिर कुछ और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये उन्होंने जानने के लिए क्या किया कि उनको सिर्फ एक ही टाइप का, एक ही चार्ज का एलिमेंट चाहिए, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया उसमें से, ठीक है। तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स कैसे आएंगे, बॉम्बार्डमेंट होंगे तो तीनों एक साथ आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रेडियम के बाहर क्या लगा दी, जब रेडियम एक्चुअली ऐसा खुला नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, तो वो रेडिएशन वहीं पे इमिट कर सकता है। उसे एक लेड बॉक्स में उन्होंने लिया और उसको क्या किया, एक तरफ उन्होंने नेगेटिव फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक तरफ उन्होंने कैसी फील्ड लगा दी, पॉजिटिव फील्ड लगा दी। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव की तरफ गए, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ गए, बीटा वाले पॉजिटिव की तरफ गए, क्योंकि बीटा जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और अल्फ़ा जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव वाली फील्ड होगी वो ऑफकोर्स सी बात है, अल्फ़ा पार्टिकल्स उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और जो रेस्ट बच गए अब हमारे पास गामा पार्टिकल्स, वो स्ट्रेट चले गए क्योंकि उनका कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हुए। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसमें से निकाल लिया। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल कैसे निकाला मैंने आपको समझा दिया। तो सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे और अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलेंगे तो वो उसको ऑब्जर्वेशन नोट कर लेंगे कि वो गोल्ड फॉइल से टकराएंगे तो क्या होगा। तो गोल्ड फॉइल से जब वो टकराएंगे तो उनकी रेडिएशन इधर उधर जाएंगी और कुछ ऑब्जर्वेशन दिखेगा। तो वो उसे देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डिटेक्टिंग स्क्रीन लगा दी जो कि बनी हुई थी जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड की वो स्क्रीन बनी हुई थी, ZnS जिंक सल्फाइड की वो स्क्रीन बनी हुई थी, जिससे क्या होगा कि वो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स उस स्क्रीन को टच करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इतने ने, मतलब वो ऑब्जर्व कर सकेंगे वो जब एमिट करेगा जिंक सल्फाइड, क्योंकि एक लुमिनेसेंट एजेंट होता है, यानी कि उसको जब कोई टच करेगा तो वो लुमिनेटेड यानी कि लुमिनेसेंट शो करता है, चमक शो करता है। तो उससे क्या होगा, उन्होंने ऑब्जर्व करने में उनको बहुत आसानी होगी। तो उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड की डिटेक्टिंग स्क्रीन लगा दी, है ना, और एक थोड़ा सा स्लिट छोड़ दिया उस डिटेक्टिंग स्क्रीन में, जहाँ से क्या कहे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रॉस कर सकें उसको। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे तभी तो वो देख सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे कि उसके अंदर होगा क्या अल्फ़ा पार्टिकल्स जब क्रॉस करेंगे। तो ऑब्जर्वेशंस देखने के लिए, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, तो ऑब्जर्वेशन देखने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी, जब वो अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उनकी थी कि 99% जो थे, अंडरलाइन कर लीजिए आप, इसको ध्यान में रखिएगा ये, क्योंकि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, इनको अगर ध्यान रहा तो आपको ऑब्जर्वेशन याद रहेगी। तो 99.9% जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स ने क्या किया, उस फॉइल को क्रॉस कर लिया, यानी कि ज़्यादातर जो थे उन्होंने उसको क्रॉस कर लिया। पहला उनका ऑब्जर्वेशन ये था, क्योंकि वो जो डिटेक्टिंग स्क्रीन लगाई थी जिंक सल्फेट की, तो उससे क्या हुआ कि बहुत से चमका वो डिटेक्टिंग स्क्रीन में दिखाई दिया, वो चमकने लगा। इससे उन्हें पता चला कि 99.9% यानी कि बहुत ज़्यादा चमक आई, काफ़ी देर तक आई। इसका मतलब वो जो सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे जा करके, यानी कि वो उसको क्रॉस कर गए हैं, ये उनको पहली बात उन्हें पता चली। तो पहला उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स ने क्या किया, फॉइल को क्रॉस कर लिया, ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन की। 99.9 यानी कि स्ट्रेट गए वो 99.9। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि 99.9 तो गए, मतलब कुछ जो है वो स्ट्रेट नहीं गए, उन्होंने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो किया। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, थोड़े से डिफ्लेक्टेड है ये, है ना, स्ट्रेट नहीं है ये, थोड़े से डिफ्लेक्टेड है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि जो उनमें से कुछ जो थे थोड़े से डिफ्लेक्टेड हुए, क्रॉस तो उन्होंने किया बट थोड़े से डिफ्लेक्टेड थे, ये उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। ओके, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन में से उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, यानी कि 20,000 में से एक, यानी कि बहुत कम, वो जो थे 90 डिग्री का एंगल, किससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, गोल्ड फॉइल से 90 डिग्री का एंगल बना के वापस आ गए, डिफ्लेक्ट बैक हो गए, यानी गए तो थे वो यहाँ से, मगर वहाँ से वापस आ गए, इस तरह गए बट वापस आ गए, बट कुछ, यानी कि बहुत कम। अगर 20,000 अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स गए होंगे तो उनमें से 1 या 2, है ना, ऐसा कह सकते हैं, इतने कम जो थे डिफ्लेक्ट होकर पीछे आ गए। ये उनकी ऑब्जर्वेशंस रही, है ना। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन रही। तो कुछ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कंक्लूजन भी दिया जाता है कि ऐसा ऑब्जर्व किया तो इसकी वजह क्या हो रही होगी। तो उन्होंने कंक्लूड किया, सबसे पहली वजह क्या थी, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में देखा कि 99.9% जो थे क्रॉस कर गए। जब इतने सारे किसी भी एटम को क्रॉस कर जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एटम है और उसके अराउंड में ये है डिटेक्टिंग स्क्रीन, और यहाँ से हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स से क्रॉस कर रहे हैं, 99 ने क्रॉस कर लिया इसको, तो इसका मतलब हो कि उस एटम, ये गोल्ड की फॉइल है ना, तो इसको क्रॉस कर लिया, यानी कि इसमें बहुत सारी वैकेंट स्पेस होगी,
है ना। तो अंडरलाइन करने वाली चीज़ है वैकेंट स्पेस रही होगी, इसकी की वजह से बिना किसी रिफ्लेक्शन शो किए अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए 99.9%। तो पहला इनका कंक्लूजन था कि पक्का बीच में कोई खाली स्पेस रही होगी जिसके वजह से 99.9% जो थे बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधे सीधे निकल गए। तो पहला कंक्लूजन क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड कंक्लूजन है, क्योंकि सेकंड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे थोड़े टेढ़े हो गए, डिफ्लेक्शन उन्होंने क्रॉस तो किया गोल्ड फॉइल को, बट उन्होंने उसके थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो किया। तो इसकी वजह उन्होंने सोची कि हो सकता है अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो अंदर जो पार्टिकल यानी कि एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके पॉजिटिव होने की वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और उसके अंदर जो पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव रहा होगा, इसीलिए उसने डिफ्लेक्शन शो की होगा, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया होगा, ऐसा उन्होंने सोचा, है ना। जब ऐसा उन्होंने सोचा तो उन्होंने इसे कंक्लूड किया कि उसके अंदर पक्का कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसके वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमारे अल्फा पार्टिकल्स ने शो किया, है ना। वो सीधे सीधे नहीं गए, उसकी वजह से उसके पॉजिटिवली चार्ज की वजह से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए। ये हो गया। अब उनके, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि सिर्फ थोड़े से गए हैं, है ना, सिर्फ कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने लास्ट में कहा कि कुछ तो डिफ्लेक्ट हो गए, बट उन्होंने थर्ड पॉइंट में कहा कि कुछ जो थे उन्होंने 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाया और वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट बैक हो गए और 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना के वो पीछे को आ गए, है ना। तो पीछे को क्यों आए होंगे, उन्होंने ऐसी वजह बनाई कि हो सकता है कि बीच में वो जो बॉडी है, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसे कह सकते हैं, जो कुछ बॉडी एटम के अंदर कुछ है ऐसा जो बहुत ज़्यादा क्या रहा होगा, बहुत ज़्यादा हैवी रहा होगा, जिसकी वजह से वो उसमें टकरा के वापस आ गए होंगे, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया। हाँ, तो ऐसा अज्यूम करने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसलिए शायद रिफ्लेक्ट होकर पीछे आए हैं क्योंकि कुछ हैवी मास बॉडी थी जिससे टकराए और वो पीछे आ गए, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया, ठीक है। क्योंकि अब ये उनका थर्ड कंक्लूजन था। तो उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन से एक और बात कंक्लूड की कि अगर सिर्फ कुछ ही आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी होगी, क्योंकि हो सकता था बहुत सारे आ जाते, बट इसका क्या मतलब हुआ, कुछ ही पीछे आए तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बॉडी बहुत छोटी रही होगी, इसी की वजह से सिर्फ कुछ ही जो थे पीछे डिफ्लेक्ट होके आए और बाकी जो थे 99.9 स्ट्रेट चले गए और कुछ डिफ्लेक्ट होके, यानी कि डिफ्लेक्शन उन्होंने शो की और थोड़ा टेढ़े एंगल से वो लोग चले गए उसे क्रॉस करके गोल्ड फॉइल को। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो उनके कंक्लूजन से क्या समझ में आया, वैसे तो हमें पता ही है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके बीच में होता है ना, एटम के अंदर जो बीच में पार्टिकल होता है वो होता है न्यूक्लियस, जो हैवी में होता है, और वो होता है उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बात उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बताई, उन्होंने ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोला कि न्यूक्लियस ये होगा, है ना। तो ये जो नाम थे उन्होंने बाद में दिए, बट उन्होंने इतना कंक्लूड करने में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे कि ये बात बिल्कुल सही थी, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन समझ में आ गए, जो रदरफोर्ड मॉडल था वो उन्होंने ऐसे ही बनाया, तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।